इफ टोटल फोर्स, देखो इफ फोर्स F is acting on area A square meter, then pressure P is equal to F upon A. प्रेशर P is equal to F upon A. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? प्रेशर की कई यूनिट। प्रेशर की एक यूनिट होती है पास्कल, प्रेशर की एक यूनिट होती है एटीएम। कौन एटीएम? रुपया निकालने वाला? अच्छा, रुपया निकालने वाला एटीएम, रुपया निकालने वाला एटीएम नहीं है। और एक प्रेशर की यूनिट होती है टॉर्सिली के नाम पर पढ़ा है। टॉर्सिली एक साइंटिस्ट था, इस पर पढ़ा। और एक इसका कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक बार भी होता है, बार। कितना क्या होता है? बार भी होता है। ये इतनी यूनिट होती है प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर की एक और यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है जी? प्रेशर की एक यूनिट होती है जो, जैसे ब्लड प्रेशर आप अपना नापते हैं, तो आप कहते हैं कि 80 और 120 या 130 का क्या है ये? mmHg लिखा रहता है उस पर, mmHg याद है? mmHg तो ये सब प्रेशर, मगर इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो पास्कल है, ठीक है। एटीएम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो हमारे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त है, उसको एक एटीएम मानेंगे, तो ये सब प्रेशर की ये सब यूनिट होती है, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? बोलो। निकाल लो। ये फोर्स F है। फोर्स क्या है? F का क्या होता है? F का क्या होगा बताओ? mLT माइनस और अपान L का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m, L पे ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और T पर -2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL पर -1 T पर -2। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये प्रेशर देखो, प्रेशर को हम ऐसे भी लिखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू में कैसे आप लिखेंगे? एरिया में अगर एरिया चेंज करोगे तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स क्या होगा? प्रेशर बदल जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। तो प्रेशर को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो प्रेशर P, जैसे तुमने वेलोसिटी को लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैसे लिखते हैं?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते थे कि लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को डी एक्स अपॉन डी टी। तो उसी तरह से इंस्टेंटेनियस प्रेशर भी होता है। इंस्टेंटेनियस प्रेशर अगर लगातार बदल रहा हो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ये वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग का अगर बदल रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस। तो प्रेशर भी अगर बदल रहा हो टाइम के साथ, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर होगा वो इंस्टेंटेनियस प्रेशर। इसको हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 और डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी, है ना। जहाँ एफ क्या है, चेंज इन फोर्स, फोर्स बदलेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो डेल्टा एफ क्या है, चेंज इन फोर्स इन टाइम डेल्टा टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी एफ बाई डी टी। इसको डी एफ बाई डी टी लिखेंगे। जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी अब इसको यूज किया जाएगा, ठीक ना। आगे चलें। अब इसके बाद देखो पास्कल सलाह क्या है इसके बारे में, ठीक। मिटा दें इसको। पास्कल सलाह क्या होता है बताओ। देखो यार, प्रेशर exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all direction। ये मिल रहा है इसका पास्कल का, कि एक जगह आप प्रेशर किसी इनक्लोज्ड लिक्विड, ये पूरा अगर इनक्लोज्ड है तो एक जगह आप जितना प्रेशर लगाएंगे वो सारा प्रेशर हर जगह, यहाँ 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 इसकी सभी दीवारों पर, यहाँ तक कि इस स्टैंड पर इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। यहाँ 10 एटीएम का प्रेशर अगर लगा दिए आप, तो 10 एटीएम हर जगह लगेगा, ठीक। और प्रेशर इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। ग्रेविटी को अगर हम इग्नोर कर दें तो हर जगह प्रेशर क्या होगा, इक्वल रहेगा। ग्रेविटी का अगर इग्नोर कर देता हूँ, बात समझ में, अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दें तो हर जगह प्रेशर क्या होगा, इक्वल। इनक्लोज्ड, ये लिक्विड अगर इनक्लोज्ड है तो, ठीक। और इसका एक और है तीसरा, उसको भी जान लो कि चूंकि प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो हर जगह इक्वली बढ़ रहा है, तो प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हर जगह इक्वली डिक्रीज होगा, ठीक ना। मतलब ये होगा कि अगर प्रेशर में चेंजिंग अगर आप कर रहे हैं, कहीं भी एक जगह प्रेशर में अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं, इसको यहाँ दबा रहे हो तो प्रेशर यहाँ चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर तुम इसको ये अगर मूविंग पिस्टन ना हो, ये अगर पूरा सील्ड हो, तो यहाँ प्रेशर अगर बढ़ा दिए तो जितना बढ़ाओगे वो प्रेशर हर जगह उतना ही बढ़ जाएगा। और अगर इसको ऊपर कर दोगे तो प्रेशर घट जाएगा, तो हर जगह प्रेशर उतना ही घटेगा, हर पॉइंट पर सेम, ठीक। तो ये दो, ये और एक वो चेंज इन प्रेशर हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। इसी के बेस पर बनाया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बनाया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी तरह से बनाया जाता है। आइए देखिए यहाँ, मान लो ये एक पिस्टन है, तो उतार लेना। इस पिस्टन का पिस्टन इस तरह से है, पिस्टन ऐसा देखो, पिस्टन का जो बेस है वो इस तरह से है, ऐसे, ठीक है। ऐसे पिस्टन का ऊपर नीचे होगा। तो इसका एरिया कितना, मान लो इसका एरिया A1, ठीक ना, एरिया A1 है मान लो, ठीक। इसको A1 मान लेते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं A1
देखो इसका एरिया A1, एरिया एरिया ऑफ पिस्टन, यहाँ लिख दें एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन ए, ये मान लो ए है और ये बी है, तो एरिया ऑफ पिस्टन ए कितना है, ए स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ पिस्टन बी, ये पिस्टन बी का एरिया कितना है, बी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में हो, स्क्वायर सेंटीमीटर में जो भी हो, ठीक है। इसका नहीं, इसका A1 कर लो, A1 और इसका A2 कर लो, तो ये इसका एरिया कितना है A1 और इसका एरिया कितना A2। देखो पहले इसको समझ लो, इस पिस्टन का एरिया A1 और इस पिस्टन का एरिया A2। आप ये देख रहे हैं कि A1 छोटा है A2 से, ये बड़ा और ये चौड़ा पिस्टन है, ये छोटा, ये इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, A2 बड़ा है A1 छोटा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो, इस पर अगर हम फोर्स लगाएं F1, कितना फोर्स लगा रहे हैं F1, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर मान लो लग रहा है ऊपर की तरफ F2, ठीक। इस पर अगर हम फोर्स लगाएं F1 तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना, प्रेशर बढ़ेगा, दबाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑन पिस्टन, पिस्टन ए पर कितना प्रेशर होगा बताओ, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पिस्टन है प्रेशर P1 इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन, इस पर कितना होगा, प्रेशर ऑन पिस्टन बी, प्रेशर ऑन पिस्टन, पिस्टन बी पर प्रेशर कितना होगा, P2 इक्वल टू फोर्स F2 लग रहा है और एरिया A2, ठीक। और आप ये जानते हैं कि जितना प्रेशर यहाँ लगेगा, अगर यहाँ P1 प्रेशर लग रहा है तो वो हर जगह P1 हर जगह रहेगा। जितना प्रेस, इसको प्रेस करके जितना तुम प्रेशर यहाँ लगा रहे हो वो प्रेशर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर यहाँ P1 लगा रहे हो तो यहाँ भी जितना प्रेशर यहाँ तुम लगाओगे उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, है ना, बताया है ना कि जितना प्रेशर आप यहाँ से देंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह, तो यहाँ भी वही आएगा। तो P1 P2 को क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग P1 इक्वल टू P2, बोलो पहले इधर देखो समझ लो, P1 P2 के बराबर होगा, जितना यहाँ प्रेशर देंगे उतना प्रेशर यहाँ रहेगा। तो P1 P2 के बराबर अगर है तो P1 की जगह आप रख दीजिए F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, तो ये आ जाएगा F1 बाई F2, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, A1 अपॉन A2। ये बात समझ में आई। तो अब देखो यहाँ देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, A1 इज A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो सिंस A2 इज ग्रेटर देन A1, ये A2 बड़ा है A2 छोटा है, तो A2 बड़ा है और A2 छोटा है, ठीक। अगर ये A1 अपान A2 अगर ये आ जाए 1/2, कितना आ जाएगा, देखो इधर 1/2, तो F1 अपान F2 कितना हो जाएगा
1/2। A1 अगर 1 है और A2 2 है, बड़ा है ना A2, तो अब ये जो रेशियो है ये किसका है? F1/F2 का। तो F1 अगर 1 है तो F2 कितना है? 2 है। ठीक, मतलब ये हुआ कि A1 अगर 1 है और A2 2 है, मतलब A2 A1 का डबल है। ये देखो यहाँ A2 A1 का डबल है। A2 कितना है? 2। A1 कितना है? 1। तो A2 अगर A1 का डबल है तो F2 F1 का डबल होगा। देख रहे हो ना? F1/F2। तो F1 अगर 1 है तो F2 2 हुआ। देख रहे हो ना? तो यहाँ हैंस F2 इज ग्रेटर देन, अगर A2 A1 से बड़ा है तो F2 भी A1 से बड़ा होगा। रिलेशन देखो डायरेक्ट है। F1/F2 इक्वल टू A1/, बिल्कुल सीधा रिलेशन है, सीधा रिलेशन है, ये उल्टा रिलेशन नहीं है। यहाँ F1 यहाँ A1, यहाँ F2 यहाँ A2, तो फोर्स और एरिया में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, बात समझ में? तो अगर A2 A1 से बड़ा है तो F2 भी F1 से बड़ा होगा। F2 इज ग्रेटर देन F1। इसका मतलब ये हुआ F1 है ना? ठीक, बात समझ में? अब मैं अगर तुमसे ये कह दूं कि देखो इसका जो एरिया है इसके एरिया का 10 गुना ज्यादा है। इसका एरिया इसके एरिया का, तो A1 जो है, ये A1 मान लो x है, तो ये 10x होगा, 10 गुना ज्यादा है ना। तो A2 कितना होगा? 10x। तो F1/F2 कितना हो जाएगा? A1/A2। A1 की जगह x मर गया। F1/F2 इज इक्वल टू 1/10। ठीक, तो F2 इज इक्वल टू 10F1। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस फोर्स का 10 गुना ज्यादा होगा। बोलो, अगर ठीक नहीं? बात समझ में? इसका एरिया इसके एरिया का 10 गुना है, तो F2 F1 का 10 गुना होगा। यहाँ जो लगने वाला फोर्स है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लगाया गया फोर्स का 10 गुना होगा। मतलब देखो इधर, मतलब ये हुआ कि अगर तुम 100 किलो की कोई चीज उठाना चाह रहे हो बड़े आराम से, इस पर रख दो, रख दिए, इस पर कितना तुम फोर्स लगाओगे? 10 न्यूटन लगाओगे, तो 10 गुना ये बढ़ा करके फोर्स 10 गुना बढ़ा रहा है ना F1 का, तो इस पर 100 लगेगा फोर्स, 100 न्यूटन। बात समझ में? आप सिर्फ यहाँ लगाओ 10 न्यूटन, ऐसे पकड़ के 10 न्यूटन ऐसे धीरे से हाथ से दबा दो, पता चला कि 1 कुंटल की कार उठ गई ऊपर। ठीक, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये। और इसी से पास्कल के बारे में भी समझ गए, पास्कल से ला। बात समझ में आई? ठीक ना? तो जिसका एरिया बड़ा होगा उस पर आपको लोड रखना होगा, और जिसका एरिया छोटा होगा उस पर आपको प्रेशर लगाना, उस पर आपको लोड लगाना। हमें मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे उसको, जिस पर हम फलक्रम उसमें पढ़े हो ना 10th में, इसको क्या कहेंगे इस वाले फोर्स को? नहीं, इस वाले फोर्स में क्या कहेंगे ना, जो फोर्स जो ऐसे लगाते हो वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है? चलो ठीक है, ये इनपुट फोर्स है, ये आउटपुट फोर्स है। ठीक है, ठीक, इनपुट फोर्स कितना है? तो ये 10 गुना बढ़ा रहा है। इस पर अगर तुम 100 न्यूटन का फोर्स लगाए तो इस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, बोलो।
इसका अगर ये पिस्टन है ना इस तरह का होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, तो इसका रेडियस मान लो R1 है, रेडियस ऑफ पिस्टन B, इसको A ने रेडियस ऑफ पिस्टन B, इसको R2 कर लें, और यहाँ रेडियस ऑफ पिस्टन A R2 है। ठीक, तो क्या था, F1 अपान F2 इक्वल टू A1 अपान ये नहीं था, तब A1 कितना होगा पाई R, एरिया क्या होता है इसका पाई R स्क्वायर, तो A1 का क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई मर गया, तो F1 अपान F2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर, ये रेडियस के टर्म में आ गया। कर लो उसको भी नहीं बोल पाते। देखो यहाँ, देखो मान लो ये लिक्विड, देखो इसमें देखो लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, आवाज नहीं, ये पूरा लिक्विड भरा है, ठीक। अब इसके अंदर जो है मान लो लिक्विड, एक लिक्विड ही का एक सिलेंडर मान लो, देखो लिक्विड ही का एक सिलेंडर, चलो मान लेते हैं ये पूरा ये लिक्विड ही है, ये पूरा क्या है लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड, ठीक, ये लिक्विड कॉलम है। अब ये सिलेंडर का मतलब इसको लोहा लकड़ी का सिलेंडर मत मान लेना, ये एक फर्जी सिलेंडर है, है ना, मान लो कि ये लिक्विड का बना हुआ, ये इस तरह का पूरा लिक्विड इस शेप का है, लिक्विड सिलिंड्रिकल शेप का है, तो ये कितना प्रेशर लगाएगा, ये कितना प्रेशर लगाएगा, ठीक। इसको हम बाहर कर लें, इसको हम चलो निकाल के बाहर कर लेते हैं, इसका प्रेशर कितना होगा, ठीक, तो लिखो प्रेशर कितना होगा लिक्विड का, लिक्विड कितना वेट, लिक्विड का वेट कितना होगा, देखो इसके अंदर जो ये जो लिक्विड है इसका जो मास है वो मास मान लो कितना है m है, इसकी डेंसिटी कितनी है रो, इसकी डेंसिटी कितनी रो, और इसका इसकी ये मान लो ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, और ये इसका एरिया है जो सिलिंड्रिकल है ना, ये सिलिंड्रिकल लिक्विड कॉलम, उसका ये एरिया है, ये इसका एरिया है, ठीक। तो अब ये कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जो उसका भार होगा, है ना, ये कितना फोर्स लगा रहा है नीचे, जो इसका वेट है mg, कितना mg, तो W इज इक्वल टू, यही फोर्स होता है नीचे की तरफ लगने वाला, W इज इक्वल टू mg, ठीक। और m देखो इधर डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास पर यूनिट, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो
तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया, तो बेस एरिया इंटू एच। तो बेस एरिया कितना है, ए और इंटू एच हो गया। तो ये इसका मास हो गया। तो अब इसको यहाँ पर क्या करें, रख दें। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, M की जगह क्या रखें, H रो A H रो, और फिर ये M की जगह क्या रखें, A H रो, और फिर इसके बाद G से मल्टीप्लाई कर दो, ये G रहेगा ना। तो W इक्वल टू हो जाएगा A H रो G। ये फोर्स हो गया, ठीक, डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ कितना लगेगा, कितना लगेगा। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन। तो ये कितना प्रेशर लगाएगा, ये तो इसका एरिया कितना है, देखो ये कितना प्रेशर लगा रहा है इस पर लगने वाला फोर्स और इसका एरिया, इस पर लगने वाला फोर्स और इसका एरिया। एफ की जगह क्या लिखेंगे, ए एच रो जी और अपान ए से कैंसिल। तो प्रेशर P इक्वल टू एच रो जी। ये किसका प्रेशर है, ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर है। ये उसके अंदर अगर लिक्विड कॉलम है तो इतना प्रेशर ये लगाएगा। तो ये प्रेशर देखो, देखो मेरी बात सुनो गौर से, ये प्रेशर सिर्फ इसका है, सिर्फ लिक्विड कॉलम का। अब इसके ऊपर जो लिक्विड है वो भी इस पर प्रेशर लगाएगा ना, कि नहीं लगाएगा, ठीक। तो टोटल प्रेशर में ये भी प्रेशर शामिल हो जाएगा, मगर लिक्विड कॉलम का प्रेशर ये होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एच रो जी, जहाँ एच क्या है, लिक्विड कॉलम की हाइट है, ए उसका एरिया है। और ये लिक्विड कॉलम ये कोई जरूरी नहीं कि सिलिंड्रिकल हो, आप उसको ऐसा भी जो बना सकते हैं, क्यूब भी आप बना सकते हैं, क्यूबॉइड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड कॉलम ऐसा भी आप ले सकते हैं। ऐसा भी ले सकते हो लिक्विड कॉलम, ठीक है। इसको उतार, ठीक ना। इस लिक्विड कॉलम पर प्रेशर इधर भी लगेगा, प्रेशर ऐसे भी लगेगा, ठीक। तो चूंकि तुम ये जानते हो कि सेम हाइट पर प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। प्रेशर P इक्वल टू एच रो जी, सेम हाइट पर प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। तो देखो यहाँ प्रेशर ऐसे लगेगा इधर, और यहाँ प्रेशर इतनी ही हाइट पर ऐसे लगेगा। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जितना प्रेशर है हर पॉइंट पर, इस डायरेक्शन वाले लगने वाले प्रेशर को खत्म कर देगा। अब इसका एरिया मान लो कितना है, इसका ए है, नहीं A1 नहीं हो तो लिक्विड कॉलम दोनों बराबर, दोनों सेम है ना। हर जगह लगते हो खिचड़ी पकाने, ये लिक्विड कॉलम है तो एरिया इसका A1 A2 क्या होगा, बात समझ में। इसका एरिया दोनों का ये और ये क्या होगा, ऊपर का और नीचे का इक्वल होगा, ठीक। और इसकी डेंसिटी कितनी है, जो इसकी लिक्विड की डेंसिटी मान लो रो। अब यहाँ देखो, यहाँ प्रेशर ऊपर से, यहाँ प्रेशर नीचे पड़ेगा, पड़ेगा ना प्रेशर। यानी इस प्रेशर को मान लीजिए लिख दें क्या, P1, इसको P1, और ये प्रेशर इस पर पड़ेगा नीचे की तरफ,
इस पर भी प्रेशर पड़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, P2 बोलो, ठीक है। नीचे प्रेशर P1, ऊपर प्रेशर P2 पड़ रहा है। अब इसके बाद देखो यहाँ कितना फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ को लगने वाला, देखो यहाँ इधर देखो, इस पर प्रेशर लग रहा है P1 और एरिया A है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन अपर सरफेस, फोर्स ऑन अपर सरफेस, अपर सरफेस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ना, कितना होगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इक्वल टू F1 इक्वल टू प्रेशर P1 इनटू एरिया। इतनी बात क्लियर हुई। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लिक्विड है वो लगा रहा है फोर्स, इसके ऊपर लिक्विड है ना, तो लिक्विड फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कितना लगाएगा, इतना लगाएगा, प्रेशर P1 एरिया है तो फोर्स ये। यहाँ देखो अब इस पर ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, क्या, एक इस पर फोर्स जो है P1A नीचे की तरफ लग रहा है ये, और एक इसका जो मास है, मास जो इसका मास मान लो m है, ठीक है, डेंसिटी इसकी g है, तो नीचे की तरफ ये mg लगेगा कि नहीं लगेगा, टोटल इस लिक्विड कॉलम का मास मान लो m, ग्रेविटी g है, तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा जो इसके भार की वजह से होगा, जो इसका अपना भार होगा। एक तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है P1A तो लग ही रहा है, इसका अपना भी वेट है, उसका भी फोर्स नीचे ही लगेगा, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, mg, ये mg भी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स F1 प्लस ये, तो ये P1A ये भी नीचे की तरफ लग रहा है और mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये टोटल नीचे की तरफ फोर्स, ठीक। अब अपवर्ड फोर्स देख लो, अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ तो फोर्स P2 प्रेशर है और एरिया A है, तो P2A हो गया, P2A हो गया। अब नीचे की तरफ फोर्स कौन लग रहा है, कितना लग रहा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, ये प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं हम, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो लिक्विड कॉलम है पानी में ऊपर नीचे होता है क्या, ये जो लिक्विड कॉलम जो तुम अज्यूम कर ली हो ऊपर नीचे चलता है, रुका नहीं रहेगा, पानी बिल्कुल रुका हुआ है इसमें कि नहीं रुका, देखो ये पानी देखो बिल्कुल रुका हुआ है, चल रहा है क्या ऊपर नीचे, नहीं चल रहा है, तो इसी में लिक्विड कॉलम आपने मान लिया है इस शेप का, और वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रुका हुआ है, तो लिक्विड सिंस लिक्विड कॉलम इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स,
डाउनवर्ड फोर्स, दोनों फोर्स बराबर है तब तो किसी भी बॉडी पर जब दो फोर्स इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, पता है ना, कहीं नहीं जाएगा वो। तो अपवर्ड फोर्स कितना है बोलो? P2A। अब ये इक्वल टू हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड कितना है? P1A प्लस mg। तो P2A इक्वल टू P1A और प्लस डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इक्वल टू हो जाएगा बोलो डेंसिटी इंटू और वॉल्यूम इसका क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। इसकी हाइट मान लो h है, इसी के वॉल्यूम की बात हो रही है ना, ये लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर होता है ना बेस एरिया, तब इसको पाई आर स्क्वायर को ये मान लिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? m इक्वल टू रो और एरिया a और h, रो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, m की जगह ये रख दें तो रो a h और g, m की जगह रो a h और g। कुछ इसमें मरने वाला है बोलो? नहीं समझ में आता। ये कॉमन ले लो तो B1 प्लस ये कॉमन H रो जी, H रो जी, A से A मर गया, P2 इक्वल टू P1 प्लस H रो जी। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो जी। ठीक, तो यहाँ के प्रेशर में कितने का फर्क होगा बताओ? यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से कितना ज्यादा होगा? H रो जी कितना ज्यादा होगा? जहाँ H क्या है? इसकी वाटर कॉलम की हाइट है ये। ठीक, तो ये तो आपने मान लिया है ना इसको। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो बहुत, अब इसको हम अगर उठा के ऊपर ले जाएं, देखो ये देख रहे हो ये सिलेंडर है ना, अब इसको हम उठा करके कहाँ ले आए? ऊपर अगर हम ले करके आ जाएं, क्या बन गया ना ये देखो, अगर हम इसको उठा करके ऊपर ले करके आ जाएं तो अब इसके ऊपर लिक्विड है क्या? तो लिक्विड का तो अब कोई प्रेशर नहीं है, तो अब यहाँ कुल प्रेशर तो जो P1 जो प्रेशर लग रहा था, अब यहाँ टोटल P1 क्या होगा? टोटल इस पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। अब इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो टोटल प्रेशर किसका होगा? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। यहाँ जो प्रेशर लग रहा था वो इस लिक्विड का प्रेशर लग रहा था, और इसके लिक्विड के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी, वो प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर दोनों मिलकर P1 था। देखो मैं यहाँ के मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस में प्रेशर की बात कर रहा हूँ। mg का प्रेशर इस सरफेस पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको लेकर के आ गए ऊपर, तो लिक्विड का प्रेशर, अब इसके ऊपर लिक्विड तो है नहीं, तो लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं। अब P1 किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जो उस पर P1 लग रहा है प्रेशर, मेरी बात समझ रहे हो ना? ये जो P1 क्या, इस पर सरफेस पर लगने वाला टोटल प्रेशर, तो अब इसके सरफेस पर लगने वाला टोटल प्रेशर क्या है? जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान लो PA, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? तो जो P1 था जो यहाँ लग रहा था, लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों मिल करके यहाँ लग रहा था। इसको ऊपर अब लेकर के आ जाओ, आ जा लेकर के ऊपर, देखो देखो चलो इसको हम ऊपर लेकर के आ गए, ये भी इतना कम हो जाएगा ना? समझ में आई बात?
ये ऊपर लेकर के आ गए, ये आपका क्या है H यहाँ से, है ना। तो अब इस पर लगने वाला टोटल प्रेशर P1, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यही नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर हो जाएगा P1 और mg से ऊपर क्या हो रहा है P2। तुम mg के पीछे काहे पड़े हो, इसके ऊपर टोटल प्रेशर में mg टोटल यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है इस प्रेशर पर नहीं इसका mg काम कर रहा है, यहाँ जो टोटल फोर्स लग रहा है इस पर नहीं ये mg काम कर रहा है कि ये mg इस पर भी काम कर रहा है। मतलब डाउनवर्ड फोर्स टोटल जब निकालेंगे तो उसमें हम इस सरफेस पर लगने वाले P1 की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ P1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक, P1 की हम बात कर रहे हैं। P1 प्लस mg तो नीचे की तरफ लग ही रहा, मगर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, P1 की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तब ये P1 क्या हो जाएगा A, ठीक, तब P1 की जगह क्या लिखें, P1 की जगह PA हो जाएगा। तो अब यहाँ का जो प्रेशर है वो मान लो P, यहाँ का प्रेशर कितना है P। अरे भाई ये जो P1A हो गया तो इसको P2 क्यों करो, इसको P कर दो ना, जब P1 नहीं तो P2 क्या बात है, एक P1 माने थे तब ना दूसरा P2 माने थे। अब तो P1 जब PA हो गया, यहाँ का प्रेशर PA हो गया तो यहाँ P2 लिखना ठीक है क्या, यहाँ का प्रेशर P मान लीजिए। तो P2 की जगह क्या, P2 कितना हो जाएगा P और P1 कितना हो जाएगा PA। तो ये कितना हो जाएगा, P2 की जगह लिखो P माइनस PA इक्वल टू H रो G। तो यहाँ टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G, ये है, ठीक। तो यहाँ लगने वाला टोटल प्रेशर देखो यहाँ पर, अब इसको देखो, अब ये सब भूल जाओ तुम, इधर देखो, अब ये सब आप भूल जाइए, ठीक। अब बस आप इतना याद रखिए कि H मीटर की गहराई पर, H मीटर की गहराई पर था ना, तो टोटल कितना, H मीटर की गहराई पर टोटल प्रेशर कितना, यहाँ का प्रेशर P था, क्या था नीचे वाला प्रेशर P, तो वो P इक्वल टू PA प्लस H रो G, PA प्लस H रो, ठीक। तो अब ये देखो, ये तो कांस्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रेशर कुछ और हो जाए, यहाँ कुछ और हो जाए, यहाँ बराबर होगा। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए PA क्या है, कांस्टेंट है ये, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा H रो G। एक मिनट, यहाँ से देख लो, छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट है ना, ये अगर कांस्टेंट है तो P इस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, P की जो वैल्यू है, बात समझ में, अगर हम ऊपर नीचे आए, इसके नीचे आए या ऊपर आए, तो PA तो जो यहाँ लग रहा है वो तो सेम है, G क्या है, सेम है, तो किस पर ये डिपेंड करेगा, हाइट पर और डेंसिटी पर। और अगर हाइट भी सेम ले लें, यहाँ की हाइट अगर हम सेम ले लें, तब किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर। तो यहाँ देखो ये H रो G है जो है ना, देखो ये इस पर तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डिपेंड करने वाली कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पर ये प्रेशर डिपेंड करेगा, हाइट के, डेंसिटी के और G के। G तो कांस्टेंट, यहाँ पर्टिकुलर प्लेस के लिए कांस्टेंट है ना,
अगर एक प्लेस से दूसरे पहाड़ पर लेकर के चले जाओ, अगर माउंटेन पर, जी बदल जाएगा। जी बदल जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक, प्रेशर बदल जाएगा। इसीलिए जब लोग पहाड़ पर जाते हैं माउंटेन पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर कॉलम का प्रेशर घट जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड प्रेशर तो बहुत ऊंचाई पर जाओगे, नाक से कान से खून आने लगता है। ठीक, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, जी पर देखो। ठीक।